मध्यकाल में आज बात मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की। बात नई शिक्षा नीति के क्रियान्वयन, चुनौतियां और संभावनाओं की, जिस पर भोपाल से एक सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है। कुशाभाऊ ठाकरे इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 क्रियान्वयन, चुनौतियां एवं संभावनाएं विषय पर आयोजित कार्यशाला का शुभारंभ राज्यपाल मंगूभाई पटेल एवं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने किया। कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के मध्य प्रदेश में कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करना, इससे जुड़ी प्रमुख चुनौतियों की पहचान करना और भविष्य की संभावनाओं व समाधानों पर विचार विमर्श करना है। साथ ही नीति की गहन समझ विकसित करना, क्रियान्वयन की प्रगति का मूल्यांकन करना, संस्थागत चुनौतियों की पहचान करना तथा पाठ्यक्रम सरलीकरण, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन, शोध एवं नवाचार, उद्योग, अकादमिक सहयोग जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों पर व्यवहारिक मार्गदर्शन प्रदान करना है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 का सफल क्रियान्वयन मध्य प्रदेश में किया जा रहा है, जिसके प्रभावी क्रियान्वयन, संरचनात्मक सुधार, अकादमिक उन्नयन और संस्थागत तत्परता को सुदृढ़ करने की दिशा में प्रदेश की मोहन सरकार लगातार काम कर रही है। सांदीपनी विद्यालय की स्थापना एक महत्वपूर्ण कदम है, जो भारतीय ज्ञान परंपरा, मूल्य आधारित शिक्षा और तकनीक सक्षम अधिगम के समन्वय का एक उत्कृष्ट मॉडल प्रस्तुत करेगा। स्कूल शिक्षा विभाग एनईपी 2020 के लक्ष्यों को संयुक्त रूप से प्राप्त करने की दिशा में शिक्षक प्रशिक्षण, डिजिटल प्लेटफॉर्म, मूल्यांकन सुधार और नवाचार आधारित अधिगम को बढ़ावा दे रहे हैं। नई शिक्षा नीति 2020 देश की उच्च शिक्षा प्रणाली में व्यापक परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करती है, जिसमें बहुविषयी शिक्षण, लचीलापन, कौशल आधारित शिक्षा, डिजिटल लर्निंग, शोध, संवर्धन और वैश्वीकरण को विशेष महत्व दिया गया है। अब मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को देश में सर्वप्रथम लागू करने का गौरव प्राप्त हुआ है। तो मुख्यमंत्री का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 भारतीय लोकाचार में निहित एक ऐसी शिक्षा प्रणाली प्रदान करती है जो राष्ट्र निर्माण में महत्वपूर्ण योगदान देती है। वर्ष 2047 तक राष्ट्र को विकसित भारत बनाने की यात्रा में भारतीय ज्ञान परंपरा की शक्ति और भावना की आवश्यकता है। भारतीय ज्ञान परंपरा में अध्ययन और अनुसंधान राष्ट्रीय शिक्षा नीति के केंद्रित क्षेत्रों में से एक है। भारतीय ज्ञान परंपरा 21वीं सदी में भविष्य की चुनौतियों का समाधान करते हुए हमारे विकास की जड़ों को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव कहते हैं कि शिक्षा एक अविराम प्रक्रिया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में विद्यार्थियों में शैक्षणिक गुणवत्ता वृद्धि और तार्किकता के साथ संवेदनशीलता, चरित्र निर्माण और नैतिकता के प्रसार पर विशेष ध्यान दिया गया है। राष्ट्रीय नीति में शिक्षा के सभी स्तरों पर भारतीय ज्ञान परंपरा के समावेश की अनुशंसा भी की गई है। मुख्यमंत्री का मानना है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 द्वारा ऐसे नागरिकों का निर्माण करना है जो विचार, बौद्धिकता व कार्य व्यवहार से भारतीय बनकर विश्व कल्याण के लिए प्रतिबद्ध हो। विश्व में भारतीय संस्कृति और परंपरा की अपनी एक विशिष्ट पहचान है। राष्ट्र की संस्कृति और परंपरा केवल एक संकल्पना नहीं होती, बल्कि यह अभिमान और गर्व का विषय है। भारतवर्ष शोध एवं अनुभव से संचित ज्ञान कोश से विश्व का मार्गदर्शन करता रहा है। भारत पुनः गौरव को प्राप्त करे, इस दिशा में भारतीय ज्ञान परंपरा को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व और मार्गदर्शन में प्रदेश में प्रेरक वातावरण का निर्माण किया जा रहा है। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने क्या कहा, पहले आपको वो सुनवा देते हैं। हमारे इसी भाव के आधार पर शिक्षा नीति भी हमने सबसे पहले लागू की और कुलपतियों के नाम बदलकर कुलगुरु करने का भी अभियान हमारे राज्य में प्रारंभ किया है। जब हम अपने उस उदात्त भाव की तरफ ले जाते हैं तो शब्दों की भी अपनी महत्ता है और शब्दों की महत्ता से हम वो सब कुछ जोड़ना चाहते हैं जिसके माध्यम से शिक्षा के आधार पर व्यक्ति के जीवन में बदलाव आएगा। व्यक्ति के जीवन में बदलाव के यद्यपि अतीत के बहुत सारे उदाहरण हमारे सम्मान्य गुरुओं के माध्यम से हर काल में, हर युग में, हर समय जब कभी किसी ने कोई बड़ा परिवर्तन किया है तो उस बड़े परिवर्तन के बदलाव में उसकी शिक्षा, उसके गुरुओं की बड़ी भूमिका है। तो नई शिक्षा नीति को लेकर कार्यशाला का आयोजन मध्य प्रदेश की राजधानी में शुरू हो गया है और कार्यशाला में तमाम चुनौतियां और संभावनाओं को लेकर चर्चा की जाएगी। तमाम जो विषय विशेषज्ञ हैं वो इसको लेकर प्रेजेंटेशन देंगे, वहां पर बात की जाएगी, चर्चा की जाएगी
और उसके सरलीकरण को लेकर भी चर्चाएं की जाएंगी। इसी विषय पर करेंगे चर्चा, लेकिन सबसे पहले परिचय करवा देते हैं अपने मेहमानों से। हमारे साथ विक्रम विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति अखिलेश कुमार पांडे जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही वरिष्ठ पत्रकार भूपेंद्र सुलेरी जी भी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। इसी के साथ शिक्षाविद डॉक्टर उषा खरे भी हमारे साथ कुछ देर में जुड़ेंगी। मैं चर्चा की शुरुआत अखिलेश कुमार पांडे जी से करूंगा। अखिलेश जी, आप जो पिछली शिक्षा नीति थी और नई शिक्षा नीति है, इन दोनों में क्या समानता है और क्या नवाचार किए गए, इनको कैसे देखते हैं आप? भारत सरकार ने 36 साल बाद नई शिक्षा नीति लागू हुई 2020 के तहत, और नई शिक्षा नीति निश्चित रूप से भारत के विकसित भारत के लिए अनिवार्य थी। और इस नई शिक्षा नीति में कई नवाचार किए गए। जिस तरह से मातृभाषाओं में जिस तरह से शिक्षा को दिया गया, अपने इंटर्नशिप को जोड़ा गया। दूसरी बात, सबसे महत्वपूर्ण विषय है, एक आयु का एक निर्धारण किया गया। डिजिटल प्लेटफॉर्म में शिक्षा के देने के मायने रखे गए। साथ साथ अभिरुचि के अनुसार अन्य विषयों को चयन करने की पद्धति भी लाई गई। और इस तरह से ये व्यापीकरण किया गया शिक्षा को। और समृद्ध भारत को बनाने के लिए या किसी भी राष्ट्र को बनाने के लिए शिक्षा एक महत्वपूर्ण पायदान होता है, इसमें कोई दो मत नहीं है। लेकिन लगातार एक लंबे वर्ष के बाद एक नई शिक्षा नीति नेप 2020 के तहत एनडीए सरकार ने लाई, और मुख्य निश्चित रूप से देश के प्रधानमंत्री विश्व गुरु की कल्पना की साकार बनाने के लिए इस रूप में मातृभाषाओं को उन्होंने विशेष मजबूती दी। और साथ साथ जो वहां की क्षेत्र की जैसे मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश में जनजाति बहुल क्षेत्र है, तो जनजातियों के शौर्य को पाठ्यक्रम में जोड़ना और लोगों को अपने मूल ज्ञान को, मूल तत्व को जानने की एक पद्धति लागू की गई। लेकिन साथ साथ मैं ये कहूंगा कि ये बहुत इसके परिणाम, सबसे पहले मध्य प्रदेश 2020 में लागू करने वाला पहला प्रदेश था और इसने शिक्षा के नए नवाचार किए। लेकिन मैं आज भी मूल रूप से ये कहना चाहूंगा कि शिक्षा के जो चाहे विश्वविद्यालय हो, चाहे महाविद्यालय हो, और चाहे नए, उनके शिक्षकों को आज भी इस पद्धति का, ये नवाचार का मतलब नहीं पता, उसकी पद्धति की अभी व्याख्या नहीं पता। और लगातार सेमिनार किए गए, अध्ययन किए गए, और इस तरह से शिक्षा के व्यापीकरण के लिए नई नई चीजें करी गई। लेकिन साथ साथ ये आज मैं ये कहने के लिए कि सरकार इस चीज में ध्यान देना चाहती है, और निश्चित रूप से प्रधानमंत्री ने एक नई शिक्षा पद्धति लागू करने के लिए समग्र भारत के लिए एक संबद्धशील और शिक्षा, विद्यार्थी के अनुरूप शिक्षा को, दूसरी बात ड्रॉप आउट को खत्म किया है इन्होंने। जो बच्चे बीच में छोड़ देते थे उनको कुछ ना कुछ उसका सर्टिफिकेट मिलेगा, डिप्लोमा मिलेगा, उसके बाद डिग्री मिलेगी, तो ये भी एक निर्धारण किया गया। लेकिन मैं आपको साथ साथ ये बताऊं कि जो मातृभाषाओं में पढ़ाने की, जो 10 मातृभाषाओं में पढ़ाने के लिए विभिन्न पाठ्यक्रम, चाहे वो विज्ञान के हो, चाहे वो चिकित्सा के रूप में हो, चाहे वो और भी खगोलीय विज्ञान के रूप में हो, लेकिन उसके साथ साथ पाठ्यक्रमों की पुस्तकें निचले स्तर पर आ नहीं पाई। दूसरी बात, शिक्षक के रूप में और शिक्षकों को उस तरह से तैयार नहीं किया जा सका कि मातृभाषाओं के रूप में वो किस तरह से अग्रसर कर सके विद्यार्थियों को। तो ये एक बड़ा टिपिकल पॉइंट है इस बिंदु पर। दूसरी बात, देश के जो आज जिस तरह से प्रदेश के मुख्यमंत्री उस उपलब्धि को बताते हैं और नाम बदल देते हैं। उन्होंने आज बताया कि कुलपति को कुलगुरु कर दिया। ठीक है, हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा है, उसके अनुरूप हमारे नाम और हमारे समृद्ध ज्ञान होना चाहिए। लेकिन तब भी, उसके बाद भी नाम के साथ साथ उसको धरातली में लाने के लिए शिक्षक को और जो उनकी नीतियां हैं उसके रूप में, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, चाहे वो शैक्षणिक रूप से हो, चाहे वो एकेडमिक रूप से हो, उनको लागू करने के लिए निश्चित रूप से एक अच्छी पहल करनी चाहिए। इस तरह से माहौल होना चाहिए। और पाठ्यक्रम के लिए निश्चित रूप से उन भाषाओं में पुस्तकें होनी चाहिए, और पुस्तकों के साथ साथ जो शिक्षक पढ़ा रहे हैं वो उस पद्धति से बन के आए हैं जो अंग्रेजी या और भाषाओं की होती थी। लेकिन साथ साथ जो मातृभाषाओं का जो विलुप्तीकरण हो रहा था उसको संबद्ध कराने के लिए देश के प्रधानमंत्री ने और देश के उनके अनुयायी समांतर सरकारों ने इस तरह से वाही लेने के लिए जरूर उसको लागू किया। लेकिन मैं आपको मूलतः धरातल के रूप में वह एक समावेशी नहीं हो पाया। चाहे उसमें आपको इंटर्नशिप के लिए एक हर साल में 1 महीने का एक रखा गया है, अवधि रखी गई है, जिससे उसके इनोवेशन के रूप में नए नए व्यक्ति के लिए स्किल डेवलप होगी। लेकिन हम कहें तो वो क्या कागजी कार्रवाई के रूप में बन गई है। लेकिन मैं आशा करता हूं कि ये निश्चित रूप से आने वाले वर्षों में जिस तरह से समावेशी शिक्षा को समझ सकेंगे और राष्ट्र की अवधारणा और राष्ट्रवाद का जो नारा रहेगा और विकसित भारत की कल्पना के अनुरूप, क्योंकि जो राष्ट्र जितना शिक्षित होगा और उसकी कौशल जिस तरह से युवाओं के प्रति होगी,
वो राष्ट्र उतना ही समृद्ध होगा। तो बिल्कुल। हम 2047 के तहत जब प्रधानमंत्री इस बात को रखते हैं, तो उसके समांतर उनकी सरकारें जहां हैं वो भी उस बात को रखती हैं। और जो दक्षिण के क्षेत्रों में जिस तरह से हिंदी का विरोध है और भाषाओं का, क्योंकि वो अंग्रेजी भाषाओं के में ही पाठ्यक्रम चाहते हैं, तो वो भी एक समन्वय बनाने की बात है, क्योंकि ये विद्यालय से लेके और विश्वविद्यालय और महाविद्यालय रूप में शिक्षा का हुआ है। तो ये समन्वय जब कलेक्टिव बनेगा और जब राज्य की शिक्षाएं और सेंट्रलाइज होगी, तो इस तरह से संबद्ध भारत और संबद्ध ठीक कौशल है, की ठीक परंपराओं है, के रूप में होगी। ठीक है। जी। हमारे साथ डॉक्टर उषा खरे शिक्षाविद हैं, जुड़ गए हैं, आपका बहुत स्वागत है। उषा जी, देखिए, नई शिक्षा नीति को लागू करने वाला प्रदेश मध्य प्रदेश सबसे पहला राज्य बना है। जब इस नीति को लागू किया गया, क्या बदलाव देखने को मिले, पाठ्यक्रम में क्या बदलाव आए हैं, और इससे बच्चों का जो भविष्य है वो कितना बेहतर हो रहा है, और ये जो नवाचार किए गए इसको लेकर क्या कहेंगे? देखिए, नवाचार बहुत ही अच्छे थे और बदलाव के लिए भी सरकार ने पूरी कोशिश की, पर अगर फील्ड में जाके देखें तो अभी वो प्रभाव या वो उपलब्धियां या वो लक्ष्य पूरे नहीं हो पा रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी पहले जिनको इस काम में जुड़ना है, शिक्षकों की आज भी भारी कमी है। तो जब शिक्षक ही जिन कामों को अपन को करवाना है, जिनसे वो शिक्षक ही प्रॉपर संख्या में नहीं है और फिर उनका प्रॉपर उतना प्रशिक्षण नहीं हो पाया है, या समाज में जितनी चेतना लानी थी उतनी नहीं हो पाई है, तो फिर हम कैसे अभी दावे कर लें कि हम मतलब बहुत ज्यादा खुश हो लें। तो मुझे ऐसा लगता है कि अभी बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। उद्देश्य बहुत अच्छे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को लाना, मातृभाषा का प्रचार प्रसार करना, लोगों को सक्रिय करना, खेल खेल में शिक्षा देना, एक्टिविटी बेस्ड ऐसी सरलीकरण करना, ये सब बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं। पर अगर फील्ड में देखा जाए तो मुझे नहीं लग रहा है कि जो उपलब्धि अभी तक अपन को इतने दिनों में, क्योंकि काफी समय हो गया, 2018 से 2020 तक जब नई शिक्षा नीति बन रही थी, तब माननीय प्रधानमंत्री जी की 45 लोगों की एक टीम थी। जब हमें राष्ट्रपति पुरस्कार मिला था, मैं तब से जुड़ी हूँ और तब से मैं इस फील्ड में काम कर रही हूँ। पर स्कूलों तक भी मुझे वो चेतना या संचेतना दिखाई नहीं दे रही है। ठीक है, अखिलेश जी, कितना सहमत है आप उषा जी से? हाँ, नमस्कार। मैं सबसे पहले भूपेन जी को बहुत धन्यवाद देता हूँ। भूपेन जी ने काफी कुछ इस पे प्रकाश डाला और मैडम ने भी डाला, लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि कोई भी जो नई शिक्षा नीति जब लागू होती है, इसमें थोड़ा ढांचागत परिवर्तन लाने में थोड़ा समय लगता है। लेकिन आज मैं तो चूंकि शिक्षा से जुड़ा भी रहा और आज मैं कुलपति भी रहा, मैं महसूस करता हूं कि काफी परिवर्तन बच्चों में आया है। यदि आप सिर्फ एक पॉइंट को ले लें कि स्किल डेवलपमेंट में, इंटर्नशिप में प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही है, चूंकि बच्चे काफी संख्या में हैं और उनकी व्यवस्थाएं हो रही हैं, लेकिन आज स्टार्टअप की जिस तरीके से संख्या बढ़ रही है, वो एक नई शिक्षा नीति का ही कारण रहा कि मध्य प्रदेश में आज स्टार्टअप लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। और अभी ये मैडम की बात से मैं सहमत हूं कि थोड़ा शिक्षकों की आज अभी कमी है, लेकिन धीरे धीरे जब चूंकि 6 क्लास से ये प्राइमरी से लेकर के सेकेंडरी और हायर एजुकेशन में आएगा, तो धीरे धीरे इसको जो पूरी तरीके से लागू होने में थोड़ा सा समय लगेगा, क्योंकि अभी तो बीच बीच में लागू हुआ है। जैसे हायर एजुकेशन, थोड़ा सा हायर एजुकेशन अप्लाई किया, लेकिन जब ये प्राइमरी से आगे बढ़ जाएगा तब डेफिनेटली इसका एक इम्पैक्ट सोसाइटी में बहुत दिखने लगा। लेकिन बिल्कुल मैं ये कह सकता हूं कि अभी उच्च शिक्षा में ही नहीं बल्कि लोअर एजुकेशन में भी इसका इम्पैक्ट दिखने लगा है। बहुत सारे बच्चे लोअर एजुकेशन, अभी आप 6 क्लास 7 क्लास के बच्चे स्टार्टअप पे आ गए हैं, वो स्किल डेवलपमेंट में बहुत सारे प्रोजेक्ट्स ला रहे हैं, और वो एक तरीके से एक नई शिक्षा नीति का ही परिणाम है कि आज उनमें शोध परख, एक व्यवहारिकता में शोध, उनके माइंड में ये चीज आ रही है। तो इसलिए डेफिनेटली जो शिक्षा नीति लागू है इसका इम्पैक्ट पड़ना शुरू हो गया है। लेकिन अभी चूंकि दिख नहीं रहा है, इसलिए कि अभी नई शिक्षा नीति लागू हुई और इसको धीरे धीरे 6 क्लास से जब हायर में पहुंचेगा तब इसका इम्पैक्ट दिखना शुरू हो जाएगा।
बिल्कुल। और नई शिक्षा नीति के तहत तो ये भी कहा जा रहा है कि जो बच्चे हैं वो व्यवहारिक कुशलता सीखें, वो और जो रटने वाली एक जो विद्या हो जाती थी, बच्चे को हम देखते थे पहले रटते ही रहते थे उन्हें, लेकिन उस सब्जेक्ट की समझ नहीं होती थी। जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ उन्होंने रट लिया है, लेकिन उसके बाद पता नहीं कि हमने ये क्या पढ़ा है, क्या सिर्फ याद हो गया है, जाकर के वही जो याद किया है वो लिख करके आ गए। लेकिन अब उनके कौशल पर काम किया जा रहा है। अखिलेश जी, अभी जो कौशल है, देखिए कौशल विकास पे अभी, जैसे मैं आपको एक उदाहरण देना चाहूंगा विक्रम विश्वविद्यालय में। विक्रम विश्वविद्यालय में आज अभी एक यहाँ आज ही प्रदर्शनी लगी हुई है मयूरी में। आप वहां देखें कि हमारे विद्यार्थी जो है लगातार जो है नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, कई चीजों में वो नए प्रोडक्ट्स ला रहे हैं, और वो प्रोडक्ट्स जो है अल्टीमेटली अब वो कोशिश करते हैं कि मार्केट में लेके आए। ये नई शिक्षा का ही परिणाम है कि उनको एक तरीके से एक अवसर मिला जहां बहु विषयक सब्जेक्ट उनको पढ़ने को मिले। तो जैसे बीए का बच्चा है, बीए का बच्चा केवल बीए तक सीमित नहीं रहा, अब वो बहुत सारे ऐसे स्किल के कोर्स बीएससी में जो चल रहे हैं उनको सीख रहा है। इंजीनियरिंग में जो बहुत सारे छोटे छोटे उनके लाइक बीकॉम के लोग हैं बच्चे, वो उसको सीख रहे हैं। तो इसका जो इम्पैक्ट आ रहा है धीरे धीरे अब उनमें ये सोच बदल रही है कि हमको डिग्री लेकर के नहीं निकलना है, बल्कि डिग्री के साथ में हमको एक तरीके से कोई स्किल लेके निकलना है। ये नई शिक्षा नीति में जो कौशल विकास, यानी कि जैसे जैसे समय बीतेगा, समय निकलेगा, वैसे जो नई शिक्षा नीति है उसका जो क्रियान्वयन है वो धरातल पर और ज्यादा नजर आएगा। डेफिनेटली आप इसको देखिए कि जब पहली क्लास के बच्चे छठवीं के जो हायर एजुकेशन पहुंचेंगे, इसका पूरा पूर्ण रूप परिवर्तन अभी ही दिखने लगा है, लेकिन चूंकि धीरे धीरे वो स्टेप बाय स्टेप आएगा, इसलिए डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट आने वाले समय में बहुत ज्यादा होगा। ठीक है, देखिए भूपेन जी, देखिए अखिलेश जी तो कह रहे हैं कि अभी थोड़ा समय लगेगा और जैसे जैसे समय लगेगा तो चीजें और बेहतर होती चली जाएंगी। लेकिन अगर हम सुधारों को लेकर बात करें, कहां पर सुधार की गुंजाइश है? अभी जैसे जी भूपेंद्र जी से मेरा सवाल था। अखिलेश जी मैं आऊंगा आपके पास। भूपेंद्र जी, ठीक है, ओके। देखिए, निश्चित रूप से किसी भी पद्धति को लागू करने के लिए उसके चेंजेस समय लगता है, लेकिन 5 साल कोई छोटा समय नहीं है, उसका इनपुट दिखना चाहिए। ये 3 स्टेट पे लागू किया गया है, स्कूलों में अलग लगाया गया है, डिग्री कॉलेजों में अलग होगा, हाई सेकेंडरी स्कूल में और यूनिवर्सिटी लेवल पे, इन सब लेवल पे लागू कर दिया गया है। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण होती है जो शिक्षा देने वाले शिक्षक हैं। आपके जो केंद्रीय विश्वविद्यालय है उन्होंने लगभग आधे से ज्यादा विश्वविद्यालय में तो बीसी, पूर्णकालिक बीसी नहीं है, वहां पे कुलपति नहीं है, आपके कुलगुरु नहीं है। स्टेट में यही हालत है। शिक्षकों की 80% कमी है, रेगुलर शिक्षकों की जो शिक्षा देना चाहते हैं। और ये जो इस नई शिक्षा नीति का जो महत्वपूर्ण पहलू था, जो इंटर्नशिप, इनोवेशन और शोध, ये 3 कंपोनेंट थे, और अपनी भाषाओं पे शिक्षा को ट्रांसफॉर्मेशन करना, अपनी शिक्षा पे बढ़ावा देना, क्योंकि मातृभाषा पे लोगों का मानना है, और सही बात है कि आज हम जिस भाषा में पढ़े हैं और जिस भाषा में बात करते हैं वो हमें सहजता से समझ आती है और हम सहजता से, तो ये चीज महत्वपूर्ण थी। तो देखिए, उसके लिए पाठ्यक्रम नहीं बन पाए, उनके लिए अच्छी पुस्तकें नहीं आ पाई अभी तक, और आप कह लें कि हमने ये 4 पुस्तकें बना दी हैं, वो ठीक है, लेकिन टाइम लगता है, हम ये भी नहीं नकार सकते। लेकिन सबसे बड़ी बात, जो जिनको एजुकेशन ट्रांसफर करना है वहां पे विश्वविद्यालयों में, आप डिग्री कॉलेजों में देख लीजिए, मध्य प्रदेश में अधिकांश डिग्री कॉलेजों में लगभग 60% डिग्री कॉलेज में इंचार्ज प्रिंसिपल बैठे हुए, उनका प्रमोशन नहीं हो रहा टाइम। दूसरी बात, जहां पे गेस्ट फैकल्टी लगभग 60% है, कहीं 40% है, कहीं तो 80% है, विश्वविद्यालयों में तो 80% है। तो आप जब रेगुलर शिक्षक, और वो शिक्षक जो ये कंपैरिजन करेगा, आप मानिए जिसका वेतनमान प्रोफेसर का 14वें स्केल पे होगा, असिस्टेंट प्रोफेसर का 10 स्केल पे होगा, एसोसिएट का 13 स्केल पे होगा, और जिसका बेसिक 57 होगा, 131 होगा, 141 होगा, और डीए के अनुसार मिलेगा, और उसको एक फिक्सेशन 30,000, 35,000, तो वहां वो किस स्थिति मनोदशा में काम करेगा? ये भी एक समस्या है सरकार के सामने। सरकार इन समस्याओं को नहीं देखना चाहती। सरकार, क्योंकि शिक्षा एक निवेश का कारण है। देखिए, उसमें इनपुट राष्ट्र के रूप में मिलता है, आपको ये नहीं मिलेगा कि वो विद्यार्थी तुरंत आके आपको उसकी इन्वेस्ट किया आपने शिक्षा में तो आपको पैसा मिल जाए। तो ये चीज समझना पड़ेगा। दूसरी बात, पीपी मॉडल, सरकार ने पूरा पीपी मॉडल पे कर दिया है, प्राइवेटाइजेशन पे कर दिया है, जन भागीदारी कमेटियां बना दी हैं, जिसके तहत आपको जिस कोर्स की मान्यता लेना है आप उनसे सैंक्शन करें, उनका कलेक्शन करें और उन कोर्सों को चलाएं।
तो ऐसे स्थिति में आप कैसे उन्नत भारत बना सकते हैं? प्रश्न कर मूलतः वहीं आ जाता है। बात यह है स्टार्टअप योजनाएं निश्चित रूप से, क्योंकि देश के प्रधानमंत्री जी इस चीज को बढ़ा रहे हैं, स्टार्टअप योजना। लोगों को रोजगार चाहिए तो रोजगार के लिए वो अपने स्टार्टअप खुद का, क्योंकि रोजगार मिल नहीं रहे तो वो स्टार्टअप योजना के तहत अपने काम कर रहे हैं। तो ये एक अच्छी कदम है, लेकिन आप 145 करोड़ देश में आप रोजगार की स्थिति, शिक्षा की स्थिति देखें ना, आप विद्यार्थियों की संख्या नहीं है विश्वविद्यालयों महाविद्यालयों में, अगर जहां संख्या है तो वहां विद्यार्थी नहीं आते। आप इसको कन्वे कर लीजिए अटेंडेंस के लिए भी। और मैं तो बताऊं आपको, देखिए भूपेंद्र जी, अगर हम इसको मध्य प्रदेश के लिहाज से अगर हम इसको देखें नई शिक्षा नीति को, तो इसमें क्या परेशानियां आ रही हैं, क्या चुनौतियां हैं, कैसे इनका समाधान किया जाएगा, तो इसको लेकर देखिए पूरा मंथन भी तो किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए मध्य प्रदेश पहला ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले लागू किया, और जैसे ही केंद्र की शिक्षा नीति लागू हुई, उसको जैसा 8 to 8 था उसको ले लिया। उनको तो 2 साल तक उनको ये समझ में आया कि इस शिक्षा नीति को कैसे डाइवर्ट करना है, कैसे लागू करना है। अभी 2 साल तक, अभी तक जो शिक्षकों में है आपको रियल पोजीशन, वो उनको अभी भी समझ में नहीं आया। बच्चे 3 साल में डिग्री कर लेंगे, 4 साल में कौन सा कोर्स होगा, चौथा, क्योंकि ये 5वां साल चल रहा है। तो दूसरी बात आशावान होना एक अच्छी बात है, लेकिन हमें जब तक हम समस्याएं और समस्या के मूलभूत रूप को नहीं समझेंगे। आज विश्वविद्यालयों में, चाहे आपने संदीपनी स्कूल बोला, आपने चाहे एक्सीलेंस स्कूल, चाहे एक्सीलेंस प्रधानमंत्री कॉलेज देख लें, आप चाहे विश्वविद्यालय देख लें, आज हालत ये है कि वहां पे बच्चे एडमिशन नहीं ले रहे हैं, एडमिशनों की संख्या घट रही है, स्कूलों में भी घट रही है। दूसरी बात, फ्री ड्रेस सुविधा है, फ्री आपको ट्रांसपोर्टेशन, संदीपन स्कूल में जो आपके खुले हैं वो ट्रांसपोर्टेशन फ्री शुल्क सुविधा दे रही है। दूसरी बात, छात्रवृत्ति है, कौन सा बच्चा बचता ही नहीं है। उसके बाद आपके पास संख्या की ये स्थिति है। दूसरी बात, जो आप डिलीवर जिस शिक्षक के रूप में करने जा रहे हैं, वो शिक्षक कहीं 80%, कभी 40%, कभी 30%, कभी 60% अतिथि में गेस्ट फैकल्टी में। तो ये सब चीजें उसको इन्फ्लुएंस करती है, उस पॉलिसी को। ठीक है, निश्चित तौर पर इन पर ध्यान देना चाहिए, बिल्कुल इन पर ध्यान देना चाहिए। उषा जी देखिए, ठीक है उषा जी देखिए, आप खुद स्कूलों के लिए काम करती हैं, बच्चों से मिलती है, उनके अभिभावकों से मिलती है। अगर हम बच्चों की बात करें, स्कूल के बच्चों की बात करें, तो नई शिक्षा नीति लागू होने के बाद से उनकी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें कितना बदलाव नजर आता है? क्या बच्चे क्या कहते हैं आपसे, क्योंकि आप तो बच्चों से हमेशा मुखातिब होती है, रूबरू होती है? नहीं, देखिए बच्चों में बदलाव तो एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, आ ही रहा है। अगर आज का 21वीं सदी का बच्चा हम देखें तो बहुत ही हाईली ओरिएंटेड है, घर से भी तैयार होके आता है, यूट्यूब और सोशल मीडिया के माध्यम से भी बड़ा स्ट्रांग हो रहा है। और स्कूलों में कई प्रोग्राम बहुत अच्छे लॉन्च भी हुए हैं। जब मैं प्राचार्य अभी 1 साल पहले तक प्रिंसिपल थी, तो कई जो स्टार्टअप की बात हो रही है, मैंने अपने स्कूल में तो सबसे ज्यादा डिजिटल में कि 5 और अब तो कहते हैं कि नई शिक्षा नीति के तहत जो स्कूल के बच्चे वो प्रोटोटाइप भी बना रहे हैं। जी तो चाहे हमारा इंस्पायर अवार्ड का प्रोग्राम हो, चाहे कुछ भी हो, मतलब यानी बच्चे एडवांस हो रहे हैं, सीख रहे हैं, कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा करा। पर खाली मुट्ठी भर स्कूलों से प्रदेश नहीं चलेगा ना, कि हम सोचे सांदीपनी स्कूल या उत्कृष्ट विद्यालय में हमने सब कुछ कर दिया, तो हमें रूरल बेल्ट पर भी तो तैयार करना है बच्चों को, ग्रामीण क्षेत्र की तरफ भी जाना है। तो हमें तो ओवरऑल पूरे मध्य प्रदेश या पूरे भारत की बात करनी पड़ेगी। तो अगर एक मॉस ज्यादा संख्या में हम देखें तो हमें सभी पर काम करने की योजना बनानी चाहिए, और सभी के लिए शिक्षकों की उपलब्धता और एक अच्छा मॉनिटरिंग सिस्टम, कि अगर कहीं नहीं हो पा रहा है तो एक्चुअल उसकी रिपोर्टिंग हो, एक्चुअल उस पर कार्रवाई हो, और इन सभी कामों को थोड़ा सा अच्छा। जो एक और चीज देखी जा रही है, जो पूर्व में लोगों ने बहुत समय दिया, बहुत काम किया, तो कभी कभी जैसे हम लोगों को भी बुला के हमारे अभिमत लिए जाते हैं, तो अभिमत लेके रिपोर्ट बनाने से काम नहीं होता, उस पर कार्रवाई होना चाहिए। तो कहना मतलब हम लोग तो विभाग बोलने वाले लोग हैं, हम बता भी देते हैं कि यहाँ ये होना चाहिए, वहाँ होना चाहिए, पर एक मॉनिटरिंग सिस्टम जब तक बिल्कुल इसकी मॉनिटरिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, और उस पर काम करने के ध्यान देने की भी आवश्यकता है। देखिए समय किसी में इस चर्चा को ही विराम देना पड़ेगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो नई शिक्षा नीति को लेकर मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में इसकी संभावनाएं पर, इसकी चुनौतियों पर चर्चा की जा रही है। तमाम जो इससे पूरा एक मंथन निकलेगा, जो सार मंथन किया जाएगा, जो सार निकलेगा उसका फिर क्रियान्वयन किया जाएगा, और बेहतर शिक्षा बच्चों तक पहुंच सके उसके लिए ये पूरा जो है वो कार्यशाला का आयोजन किया गया है। चर्चा में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।